अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सबको? वालेकुम अस्सलाम मैम, आ रही है। बच्चों, आपको सबको पता है कि क्विज जो है हमारा वो आज है, ठीक है, 3 जून को रात को 8 PM पे। अब आप मुझे ये बताएं कि किन बच्चों को नहीं पता कि लेक्चर्स कितने इंक्लूडेड हैं इन द क्विज, बिकॉज मुझे मेल्स आ रही हैं कि कितने लेक्चर्स जो हैं वो क्विज में हमने इंक्लूड किए हुए हैं। ये सबको पता है कितने लेक्चर्स हैं क्विज में टोटल? कौन बताएगा मुझे? मैम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पूरा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में से टीबी और नमोनिया। ठीक है, और ये टोटल मैम कितने? 7 लेक्चर्स हैं, 7 लेक्चर्स। है, अब जिनको नहीं पता वो सुन लें, 7 लेक्चर जो है हमारे आज के क्विज में इंक्लूडेड है। अनदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज, पहले मैंने कहा था आपसे कि 25 एमसीक्यूज होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा, लेकिन मैंने जो एमसीक्यूज है वो 20 दिए हैं, बिकॉज ये थोड़े से लॉन्ग एमसीक्यूज हैं, सिनेरियो बेस्ड हैं, बड़े बड़े सिनेरियोज बने हुए जिसपे आपने फिर डायग्नोज करना है, पिक्चर्स लगी हुई है रेडियोग्राफ्स की, और उसकी बेसिस पे आप जो है डायग्नोज करोगे डिजीज को जिस तरह से पूछा गया है, ठीक है। और समटाइम्स मैंने आपको ये बताया था कि कुछ डिजीजेस जैसे पेजर्स डिजीज है तो उसका एक और नाम भी होता है, क्या होता है सेकंड नेम ऑफ पेजर्स डिजीज? ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मेंस। ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि जो ऑप्शंस में नेम लिखा हो डिजीज का, वो उसका फर्स्ट नेम ना लिखा हो, उसका सेकंड नेम लिखा हो, ठीक है, उसका जो सेकंड नेम या आप ये समझो जो उसका अनदर नेम है वो इसका मेंशन किया हो, और उसको आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। वही मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जितना बोन ट्यूमर्स जितना वो कवर किया था, और रेस्पिरेटरी में मैंने लास्ट वाला लेक्चर उसमें नहीं रखा, सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया ही उसमें उसी के सिनेरियोस बने हुए, ठीक है। 20 एमसीक्यूज है और टाइम आपके पास 30 मिनट्स है। जो टाइम एक ड्यूरेशन है जिसमें आपको इसको ओपन कर सकेंगे वो होगा आपके पास 1 आवर का, 8 PM till 9 PM, ठीक है, ताकि इजीली आप उसको ओपन करके अटेम्प्ट कर लें। 30 मिनट्स में एक दफा आप जब ओपन करेंगे तो 30 मिनट्स में आपने उसको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। ओके मैम। Okay, ji. Today's our lecture is about miscellaneous lung diseases, and these are basically miscellaneous diseases जो different terminologies हम different levels पे पढ़ते रहे हैं कि tuberculosis में, pneumonia में pleural effusions develop हो जाती हैं, pneumothorax हो जाते हैं, तो ये terminologies actually क्या हैं, ठीक है। इसको हम एक दफा देख लेते हैं कि जहाँ पे भी आपको कहा जाए कि pleural effusion और pneumothorax is a complication of pneumonia or tuberculosis, तो आपको कम से कम ये पता हो कि what is pleural effusion actually is. Pleural effusion is actually the excessive fluid that accumulates in the pleural cavity. जो outer ये lung का ये जो outer covering है that is pleura, and that is made up of 2 layers, parietal and visceral pleura. और उसके दरमियान में जो कैविटी होती है उसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। अगर इस कैविटी में, इस प्लूरल कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है, और उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं फ्लूइड एक्यूमुलेशन, जैसे मैंने आपको सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में बताया था कि सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है कि कैविटेशंस हो जाती हैं, कैविटीज फॉर्म हो जाती हैं लंग्स में, और वो कैविटी समटाइम बर्स्ट हो जाती हैं और वो जो है स्प्रेड कर जाती हैं प्लूरा तक, एंड दैट विल लीड टू प्लूरल एफ्यूजन्स, ठीक है। तो प्लूरल एफ्यूजन बेसिकली क्या है? व्हेन देयर इज एक्सेस फ्लूइड दैट एक्यूमुलेट्स इन द प्लूरल कैविटी and the fluid filled space that surrounds the lungs, normally 10 to 12 ml fluid is present. Normally इतना fluid present होता है, ठीक है, in between these two parietal and visceral layers of pleura. वो क्यों present होता है? In order to reduce the friction, ठीक है, during the respiratory movements. Types of pleural effusion, अब उसमें जो fluid present होगा या तो उसका nature transudative होगी। Transudative pleural effusion क्या होती है? When there is decreased protein content in that fluid, if the protein content is less than 3 grams per deciliter, so we can say that this is transudative pleural effusion. And what is exudative type? When there is excessive protein content in that fluid, that is exudative pleural effusion. And when protein content is more than 3 grams per deciliter, okay? So this is very important to acknowledge that what is transudative pleural effusion and what is exudative. Now there are different causes of transudative pleural effusion. For example, conditions associated with transudative pleural effusion include congestive cardiac failure, most common, and then liver cirrhosis, severe hypoalbuminemia, जब body में albumin का level कम होता है, as you know that albumin is a very important protein in the body. अगर albumin जो है वो severely decrease हो जाए, nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome is a disease of the kidneys in which there are excessive protein excretion from the body.
Myxedema, when there is severe hypothyroidism. Meeks syndrome है in which right-sided pleural effusion due to ovarian tumors. Ovarian tumor से develop होते हैं तो उसी साइड का जो होता है pleural effusion develop हो जाती है, इसको Meeks syndrome कहते हैं. ठीक है. सिंड्रोम क्या होता है? जब बहुत सारी डिजीजेस मिलकर जो है वो एक कॉम्बिनेशन बनाती हैं, उसको हम सिंड्रोम कहते हैं. एंड एंड स्टेज किडनी डिजीज. तो दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ ट्रांसुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन. ट्रांसुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन बेसिकली कौन सी प्लूरल एफ्यूजन है जिसमें प्लूरल एफ्यूजन वाला जो प्लूरल जो फ्लूइड है उसमें प्रोटीन का कंटेंट जो है वो डिक्रीज्ड है. Now another type is exudative pleural effusion, and what are the causes? Parapneumonic effusion due to pneumonia. Pneumonia की वजह से जो effusions develop हो जाती हैं. ठीक है. Malignancy में due to lung cancers. ठीक है. And when this lung cancer metastasizes to the pleura from elsewhere. Infections में empyema due to bacterial pneumonia. Empyema is basically the pus containing cavities बन जाती हैं. ठीक है. इसी तरह से tuberculosis is another important cause of exudative pleural effusion. Trauma, hemothorax, blood in the pleural cavity, pulmonary infarction and embolism. अगर pulmonary infarction हो जाता है, blood vessels जो है infarct कर जाती हैं, decreased blood supply होती है, या embolize कर जाती है, वहाँ पे कोई blood clot या जो embolus है वो आके जो है वो block कर देता है vessels को. Autoimmune disorders and pancreatitis. So these are all the causes of exudative pleural effusions. प्लूरल एफ्यूजन्स का आपको पता होना चाहिए. दिस इज अ वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी और ये बहुत इजी एक क्वेश्चन वाइवा में पूछा जा सकता है. और फर्दर अगर जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्या होते हैं कि एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन एंड ट्रांसुडेटिव एंड व्हाट आर देयर कॉजेस. ठीक है. नाउ व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर? क्लिनिकल फीचर प्लूरल एफ्यूजन के साथ क्या होते हैं? पेशेंट इज प्रेजेंटेड विद ड्राई कफ, प्लूरेटिक पेन, जो प्लूरल की पेन होती है, मे प्रोसीड द डेवलपमेंट ऑफ एफ्यूजन. डिस्निया, ओनली सिम्टम्स रिलेटेड टू एफ्यूजन. Decreased chest movements होंगी on the affected site, may be a bulge present. अगर बहुत massive pleural effusion है तो हो सकता है कि आपको chest examination पे वहाँ पे bulge feel हो. Displacement of the trachea to the opposite side. अगर एक side पे right side पे pleural effusion develop हुआ है तो trachea जो है वो deviate कर जाता है to the left side. ठीक है. तो opposite direction में trachea जो है वो deviate कर जाता है. Stony dull percussion note. Percussion is basically the examination of it is performed in the clinical examination of the respiratory system. जिस तरह से एक जो आपका लेफ्ट हैंड होता है उसको आप टाइटली रखते हैं चेस्ट पे और राइट हैंड से आप जो है परकस करते हैं, सर टैप करते हैं मिडिल फिंगर से मिडिल फिंगर पे. तो जब आप नॉर्मली लंग्स पे परकस करते हैं, परकशन परफॉर्म करते हैं इंटरकॉस्टल स्पेसेस में, तो नॉर्मली आपको जो साउंड आती है या आप ये समझो कि परकशन नोट होता है जो वो रेजोनेंट होना चाहिए, बिकॉज लंग्स आर द एयर फिल्ड कैविटीज. बट इफ देयर आर फ्लूइड प्रेजेंट इन द लंग्स इन द प्लूरल कैविटीज तो जो परकशन नोट होता है वो स्टोनी डल हो जाता है. ठीक है. बिकॉज देयर इज सम पैथोलॉजी अंडरलाइन. और आपको पता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा फ्लोर फिल्ड कैविटी और उसके ऊपर आप इस तरह से टैप करें तो जो स्टोनी डल एक नोट आता है तो दैट इज प्रेजेंट इन द प्लूरल एफ्यूजन. तो क्लिनिकली आप पेशेंट को, अगर अभी आपने पेशेंट का एक्सरे नहीं करवाया चेस्ट एक्सरे, तो आप इस परकशन नोट से पेशेंट को डायग्नोज कर देते हो that patient is having some pathology underlying, या फिर पेशेंट के जो हिस्ट्री टेकिंग पॉइंट्स होते हैं उसके साथ रिलेट करके. Diminished और absent breath sounds होती हैं the patient with pleural effusion. Now this is very important that how to diagnose the disease. ठीक है. तो medical history is very important. Patient से आप history लें, that patient is having past history of any infection, severe infection, respiratory infection, और physical examination is very important. अब आपको अभी परकशन बताया है, फिजिकल एग्जामिनेशन, और जब आप करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो उसके 4 स्टेप्स होते हैं. इंस्पेक्शन होती है, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन. नाउ the last but not the least investigation is chest x-ray. plain radiograph जो है उस पे आप डायग्नोज कर लेते हैं प्लूरल एफ्यूजन को. इस तरह से प्लूरल एफ्यूजन जो है वो व्हाइटिश नजर आती है. ठीक है. ये लार्ज लेफ्ट साइडेड प्लूरल एफ्यूजन है एंड दिस इज बेसिकली ऑन द बेस ऑफ द लंग. ठीक है. और ये पूरी जो है फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसने ये पूरा कवर किया हुआ है. अब प्लूरा जो है हम ये कहते हैं कि दिस इज प्लूरा. ठीक है. लेकिन प्लूरा ने ऑब्वियसली इंटीरियरली भी कवर किया हुआ है लंग को, पोस्टीरियरली भी किया हुआ है. इट इज द होल कवरिंग ऑफ द लंग्स. ठीक है. तो जब वो इतना मैसिव प्लूरल एफ्यूजन होगा तो इस तरह से आपको एक्सरेज में जो है वो नजर आएगा.
ठीक है, तो एक्सरे चेस्ट पे प्लूरल एफ्यूजन अपीयर एज एन एरिया ऑफ वाइटनेस ऑन अ स्टैंडर्ड posterior anterior chest x-ray. Now another investigation is CT scan. ठीक है, चेस्ट. अब यहाँ पे हमारे कंट्री में CT स्कैन इतनी कॉमन इन्वेस्टिगेशन नहीं है. बाहर की कंट्रीज में जो एक सिंपल, अगर कोई अपेंडिसाइटिस का केस है, किसी को अपेंडिक्स की दर्द हुई है, तो उसमें भी एब्डोमिनल CT स्कैन से उसको फौरन डायग्नोस कर लिया जाता है. ठीक है, तो CT स्कैन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन एंड इट इज मोर एक्यूरेट फॉर डायग्नोसिस. ठीक है, lung ultrasound obviously nearly as accurate as CT and more accurate than chest x-ray. तो चेस्ट एक्सरे जो होता है वो आपको पता है एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है. जो अगर कोई भी चेस्ट इन्फेक्शन हो तो आप एक प्लेन रेडियोग्राफ जो चेस्ट एक्सरे है वो पेशेंट का इंटीरियर पोस्टीरियर करवा लेते हैं या पोस्टीरियर इंटीरियर करवा लेते हैं. ठीक है, जिसमें आप पेशेंट को एक ग्रॉस से आपको जो है वो डायग्नोसिस आपको मिल जाता है. बट जो एक्यूरेट डायग्नोसिस होता है दैट इज बाय CT स्कैन एंड लंग अल्ट्रासाउंड. Now, what is the treatment? Treatment depends on the underlying cause of the pleural effusion. Therapeutic aspiration. Aspirate किया जाता है, fluid को drain किया जाता है intercostal space, intercostal drain से. ठीक है, insertion of the needle करके, needle को insert करके intercostal space से. और जो है आप सबसे पहले एक्सरे पे CT पे लोकेशन जो है उसकी देख लेते हो और फिर उस वहां से जो है एस्पिरेट करते हो फ्लूइड को. ठीक है, therapeutic aspiration क्या है? Once a pleural effusion is diagnosed, its cause must be determined. Pleural effusion is drawn out of the pleural space in the process called thoracocentesis. Thoracocentesis is the same process by which aspiration of the fluid occurred from the pleural cavity. ठीक है, तो आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी करते हैं इसको. ठीक है, in general, the only patients who do not require thoracocentesis are those who have heart failure with symmetric pleural effusions and no chest pain or fever. In these patients, diuresis can be tried. अब अगर तो pleural effusion जो है वो heart failure की वजह से है, क्या होता है जब आपकी सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा पूरी बॉडी से जब ब्लड लेकर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेकर आती है ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट, तो राइट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड ने जाना होता है लंग्स में. अगर तो लंग्स में ऑक्सीजनेशन के बाद ब्लड जब लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में एंटर हुआ और हार्ट फेलियर की कंडीशन है, तो हार्ट अगर प्रॉपर्ली पंप नहीं करा तो वो उस ब्लड को प्रॉपर्ली पंप नहीं करेगा और जो ब्लड है वो कहाँ पड़ा रहेगा? पीछे लंग्स में, जिसकी वजह से लंग्स में जब स्टेसिस ऑफ द ब्लड होगी तो उसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है प्लूरा में और प्लूरल एफ्यूजन हो जाती है. तो आप वैसे तो नॉर्मली जब प्लूरल एफ्यूजन देखते हो ड्यू टू एनी इन्फेक्शन तो आप उसको एस्पिरेट कर लेते हो थ्रू द सिरिंज. लेकिन जब आप हार्ट फेलियर के केस में मैसिव प्लूरल एफ्यूजन देखते हैं तो उसमें आप पेशेंट को डायूरेसिस करते हैं. डायूरेटिक्स ड्रग्स दी जाती हैं, पेशाब आवर दवाइयां जो होती हैं जिसके थ्रू आप बॉडी से वाटर को ड्रेन करते हैं और पेशेंट्स के जो लंग्स हैं वो फिर एम्प्टी हो जाते हैं फ्रॉम द फ्लूइड और पेशेंट की जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल हो जाती है. जैसे पेशेंट जो है बहुत ब्रेथलेसनेस के साथ, डिस्निया के साथ आता है, इसी कंडीशन को हम पल्मोनरी एडिमा भी कहते हैं. ठीक है, तो पल्मोनरी एडिमा के केसेस में जो कि अगर उसका कॉज जो है वो हार्ट फेलियर है तो क्या होता है, हम पेशेंट को डायूरेसिस करवाते हैं और उससे पेशेंट की कंडीशन जो है वो बेटर हो जाती है. अब व्हाट इज द मेन साइट जहां पे आप नीडल इंसर्ट करते हो? नीडल को आपने बैक ऑफ द चेस्ट से इंसर्ट करना होता है 6th, 7th और 8th इंटरकॉस्टल स्पेस में, मिड एक्सिलरी लाइन में. जो एक्सिला है इसकी मिड एक्सिलरी लाइन में आपने जो 6, 7 और 8 इंटरकॉस्टल स्पेस है वहां पे नीडल इंसर्ट करके तो आपने थोरैकोसेंटेसिस करनी होती है, फ्लूइड को एस्पिरेट करना होता है. ठीक है, अब आपने फ्लूइड को एस्पिरेट कर लिया, उसको आपने अब लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजना है ये देखने के लिए कि उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना ज्यादा है, ये देखने के लिए कि पेशेंट जो है उसको एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन था या ट्रांसुडेटिव था. लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज देख लिया जाता है, एल्ब्यूमिन, पीएच, ग्लूकोज, ग्राम स्टेनिंग करवाई जाती है इन ऑर्डर टू सी एन इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन या निमोनिक इन्फेक्शन. ठीक है, व्हाइट एंड रेड ब्लड सेल्स काउंट्स देखा जाता है, डिफरेंशियल्स में डब्ल्यूबीसी काउंट. ठीक है, तो ये सारे आपने उसके टेस्ट करवा लेने होते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी करवा लेनी होती है प्लूरल एफ्यूजन के फ्लूइड की. नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पाइमा. अब ये वो हम मिससेलेनियस ड्रग्स पढ़ रहे हैं कि जो बहुत स्पेसिफिक ड्रग्स नहीं है कि जिनको बहुत फुल फ्लेज बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है. बेसिकली दीज आर सम माइनर ड्रग्स आप कह लें. ठीक है, ये बहुत जर्नल टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम मोस्टली यूज करते हैं. एम्पाइमा मैं आपको बता रही हूँ स्टार्ट से कि एम्पाइमा क्या होती है. कलेक्शन ऑफ पस विद इन आर नेचुरली एग्जिस्टिंग एनाटॉमिकल कैविटी. मीन्स कि नेचुरली एग्जिस्टिंग कोई कैविटी जो एग्जिस्ट ऑलरेडी एनाटॉमिकल कर रही है उसमें पस का एक्यूमुलेट हो जाना. एक तो वो कैविटीज बनती हैं जो तो इन्फेक्शन की वजह से निमोनिक पैचेस में बन जाती हैं, पस कंटेनिंग कैविटीज,
या ट्यूबरक्लोसिस में जब सुपरएडेड इन्फेक्शंस होते हैं। बट एम्पाइमा को हम जो है इस टर्मिनोलॉजी को किस चीज के लिए यूज करते हैं? व्हेन देयर इज अ कलेक्शन ऑफ पस विद इन अ नेचुरली एग्जिस्टिंग एनाटॉमिकल कैविटी। फॉर एग्जांपल प्लूरल एम्पाइमा, वही जो प्लूरल स्पेस है पैराइटल और विसरल प्लूरा के दरमियान की स्पेस है, जब वहां पे पस एक्यूमुलेशन हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो प्लूरल एम्पाइमा है। It must be differentiated from an abscess, which is a collection of pus in a newly formed cavity. जो एब्सेस होती है वो न्यूली फॉर्म्ड कैविटी में बनती है, बट एम्पाइमा इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनाटॉमिकल कैविटी में जो बनता है, पस एक्यूमुलेट होती है। ठीक है, तो एम्पाइमा राइजेस फ्रॉम द रप्चर ऑफ अ लंग एब्सेस इनटू द प्लूरल कैविटी। जी एमन फातिमा जी जी आपने हैंड रेज की है एमन? एमन फातिमा? नो मैम, कुछ नहीं पूछना। एम्पाइमा जो है या तो ये डेवलप हो जाएगा, लंग्स में कोई एब्सेस बनी हुई है वो रप्चर हो गई है और प्लूरा तक पहुंच गई, प्लूरल कैविटी में पस एक्यूमुलेट हो गई है, या फिर बैक्टीरियल स्प्रेड हुआ इनटू द प्लूरल कैविटी, या निमोनिया में पैरानिमोनिक इफ्यूजन हो गई। निमोनिया के आपको पता है पैचेस डेवलप होते हैं और उनकी कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है कि जब वो इन्फेक्शन जो निमोनिक पैचेस होते हैं वो जब बर्स्ट होती है तो वो प्लूरल कैविटी को इन्वॉल्व कर लेती है। इसी तरह सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में हमने पढ़ा था कि कैविटेशन फॉर्मेशन हो जाती है और समटाइम वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं और कैविटीज जब बर्स्ट होती हैं तो प्लूरल कैविटीज को इन्वॉल्व कर लेती हैं। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द लंग्स के लंग्स में यहाँ पे अगर कोई भी किसी किस्म का लंग एब्सेस है, यहाँ पे कोई निमोनिक पैचेस हैं, आपको पता है निमोनिया ट्यूबरक्लोसिस तो होता ही इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स की वजह से है। तो यहाँ पे अगर कोई भी पस कंटेनिंग कैविटी बनी हुई है और वो बर्स्ट होके वो स्प्रेड हो गई है, वो प्लूरल कैविटी को उसने इन्वॉल्व कर लिया और यहाँ पे जब पस एक्यूमुलेशन होगी तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल एम्पाइमा। ठीक है, ओके। एंड एम्पाइमा शुड बी सस्पेक्टेड इन पेशेंट विद पल्मोनरी इन्फेक्शन। इन्फेक्शंस में होता है, पेशेंट को रिकरेंट फीवर होगा डिस्पाइट ऑफ कंटिन्यूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सूटेबल एंटीबायोटिक्स। पेशेंट को राइगर स्टिल्स होंगे, स्वेटिंग, मिलेज, ठीक है, वीकनेसेस डेवलप हो जाती हैं, वेट लॉस हो जाता है। जब आप उसका सीबीसी काउंट करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड पिक्चर के टेस्ट करवाते हैं, जो एक सिंपल ब्लड का टेस्ट होता है, तो उसमें डब्ल्यूबीसी का काउंट ज्यादा होगा। क्लिनिकल साइंस में प्लूरल इफ्यूजन डेवलप होगी, जो आप एक्सरे करवाएंगे तो उसमें अभी आप ये डायग्नोज नहीं कर सकोगे कि दिस इज द फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द प्लूरा और देयर इज सम पस एक्यूमुलेशन। एक्सरेस पे वो आपको वाइटिश ही नजर आएगा जिस तरह से हमने ये एक्सरे देखा था। ठीक है, तो इसको फर्दर जो है फिर हम किस तरह से डायग्नोज करते हैं, उसी तरह से थ्रेकोसेंटीसिस करके, ठीक है, एस्पिरेट करके फ्लूइड को, फिर जब आप उसको लेबोरेटरी में भेजते हो तो आप डायग्नोज करते हो कि दिस इज एम्पाइमा। ल्यूकोसाइटोसिस होता है, डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा होगा, ठीक है, और कफ एंड स्पूटम यूजुअली ड्यू टू अंडरलाइंग कॉज। कफ और स्पूटम तो इसकी वजह से नहीं होगी एम्पाइमा की वजह से, बट दिस एम्पाइमा इफ दिस हैपेंड ड्यू टू सम अदर इन्फेक्शन लाइक निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस, तो कफ और स्पूटम उस कॉज की वजह से होगी। कि निमोनिया में भी आपको पता कफ होती है, विद स्पूटम ट्यूबरक्लोसिस में भी होती है। इन्वेस्टिगेशंस में ऑब्वियसली एक्सरे शोज द प्लूरल इफ्यूजन, aspiration of the pus and it confirms by the presence of एम्पाइमा कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाई जाएगी कि इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है और उसके अगेंस्ट किस एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी है और वो एंटीबायोटिक्स आप पेशेंट को यूज करवाते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट इज डिपेंड्स अपॉन द कॉज। अगर तो ये एम्पाइमा ट्यूबरक्लोसिस की वजह से है तो आपने एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स देनी है। ऑलवेज ट्रीट द कॉज। आप फीवर तो जब पेशेंट को डेवलप होता है, एक सिंपल सी एग्जांपल है, तो आप पेशेंट को सिर्फ अगर पेनाडोल देते रहोगे तो पेशेंट कभी भी रिलीव नहीं होगा। आपने फीवर का कॉज देखना होता है एंड ऑलवेज ट्रीट द कॉज। तो इसी तरह से अगर दिस एम्पाइमा इज formed by this tuberculous infection, so you have to give anti-tuberculous drugs to the patient and also drainage with a chest tube. ठीक है, पैरानिमोनिक इन्फ्यूजन है, निमोनिया की वजह से जो पैरानिमोनिक इन्फ्यूजन डेवलप हो गए उसकी वजह से आपने उसको उसके अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक्स दे देनी है। ठीक है, समझ आ गई बच्चे यहाँ तक? यस मैम। अभी तक हमने दो टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं। द थर्ड टॉपिक इज निमोथोरेक्स। व्हाट इज निमोथोरेक्स? प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता था, क्या पढ़ा था कि जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती है वो हो जाती है इन द प्लूरल कैविटी। The pleura, which basically the outer covering of the lungs, having two layers, the parietal and visceral layer, and in between the layers there is pleural cavity present in which there is 10 to 15 ml of fluid present normally in order to decrease the friction.
ठीक है। अब उसी कैविटी को लेते हुए जिसको हम प्लूरल स्पेस कहते हैं, अगर उसमें एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ एयर हो जाए तो यहाँ पे, ठीक है, तो दिस इज न्यूमोथोरैक्स। ये तो लंग है ना, अब ये आउटर यहाँ पे अगर एयर एक्यूमुलेशन हो जाए इस प्लूरा में तो दिस इज न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल नॉर्मली नो एयर इन प्लूरल कैविटी, नॉर्मली प्लूरल कैविटी में नहीं होती एयर, between the lung and chest wall होती है, ठीक है। The term spontaneous pneumothorax means pneumothorax that is not due to trauma. Now there are different types and causes of pneumothorax. Primary spontaneous pneumothorax occurs in the absence of disease due to rupture of subpleural apical air spaces in tall thin men, almost exclusively in the smokers 20 to 40 years of age. Spontaneous pneumothorax develop हो जाते हैं जिसमें कोई trauma की history नहीं होती. Secondary pneumothorax जो होते हैं वो sometimes कुछ underlying lung diseases की वजह से develop हो जाते हैं, जैसे rupture of bulla and COPD. Chronic obstructive diseases में जो है वो pneumothorax develop हो जाते हैं, asthma में हो जाते हैं, rupture of cavity in the tuberculosis, cavities के जब rupture हुआ secondary tuberculosis में, इसी तरह cystic fibrosis में, lung abscesses में pleural effusions pneumothorax develop हो जाते हैं. Another important type of pneumothorax is traumatic. ट्रॉमा हुआ, कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई, कोई स्टैब लगा, ठीक है, जिसकी वजह से एयर जो है वो अंदर एक्यूमुलेट हो गई चेस्ट में, ठीक है। तो these are all the causes of pneumothorax. Now another type is tension pneumothorax. Small communication between the lung and pleura act as one way valve. आपको पता है lungs are the air filled cavities. अगर कोई पैसेज बन जाता है between the lung and the pleura, एक स्मॉल कम्युनिकेशन भी डेवलप हो जाती है, तो वन वे क्या होता है, एयर एंट्री हो जाती है प्लूरा में, लंग्स में एयर पड़ी हुई है, लंग से एयर प्लूरा में चली गई. टेंशन न्यूमोथोरैक्स से कहते हैं जब हम बहुत फोर्सफुल ब्रीथ करते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन भी, तो सम ऑफ द एयर जो है वो क्या होती है, लंग्स से प्लूरा में चल जाती है, और ये वन वे मूवमेंट होती है एयर की फ्रॉम द लंग टू द प्लूरा, ये बैकवर्ड्स नहीं होती. बट समटाइम्स अगर तो ये स्मॉल अमाउंट में एयर जाए तो वो स्पॉन्टेनियसली खुद ही से रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है. बट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एयर कैन बी ट्रैप्ड प्रेशर ऑन द डिफ्लेटेड लंग एंड mediastinal shift to the opposite side resulting in compression of other lungs. लेकिन अगर बहुत लार्ज अमाउंट में लंग में एयर, प्लूरा में एयर चली जाती है फ्रॉम द लंग्स, तो मीडियास्टाइनल जो ये स्ट्रक्चर्स पड़े हुए ये भी शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे लंग पे जाकर, समटाइम्स कंप्रेशन हो जाती है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है. और इस केस में एक लार्ज बोर नीडल लेकर उससे एयर को जो है वो बाहर जो है वो ड्रेन किया जाता है, ठीक है. तो प्रेशर शुड बी रिलीज यूजिंग अ लार्ज बोर नीडल. नाउ व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स? ऑनसेट यूजुअली सडन, इंक्रीजिंग डिस्निया, इन सिवियर केसेस साइनोसिस डेवलप हो जाता है, चेस्ट पेन ऑन द अफेक्टेड साइड ऑफ द चेस्ट, ठीक है. तो दिस इज बेसिकली द रेडियोग्राफ, अ लार्ज राइट साइडेड स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, लेफ्ट इन द इमेज, एंड एरो इंडिकेट्स द एज ऑफ द कोलैप्स लंग, ठीक है. ये जो एरो है ये हमें कोलैप्स लंग बता रहा है और ये सारी जो है वो एयर जो है वो इसमें एक्यूमुलेट हुई हुई है, ठीक है, और इस एयर की वजह से लंग जो है वो कोलैप्स हो गया, ठीक है. लंग्स जो है वो इस तरह से शो होते हैं नॉर्मली, ठीक है, जिसमें एयर फिल्ड लंग जो है एयर फिल्ड कैविटी है, ठीक है, कोलैप्स लंग है, और एयर जो है वो इस तरह से ब्लैकिश नजर आती है एक्सरेज. और एज कंपेयर टू दिस प्लूरल एफ्यूजन में जिस तरह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन थी, तो उसमें जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन थी वो हमें एक्सरे पे व्हाइटिश नजर आती है, ठीक है. एक्सरे चेस्ट शार्पली डिफाइन द एज ऑफ अ डिफ्लेटेड लंग, ठीक है, एंड सीटी स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड समटाइम्स रिक्वायर्ड टू लुक फॉर अंडरलाइंग कॉज. अब आपने इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में अगर स्मॉल स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हो गए हैं तो उसको आपने कोई किसी किस्म की ट्रीटमेंट की उसको जरूरत नहीं है, वो खुद से जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं, रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, ठीक है. बट एंड इफ दिस इज सो स्मॉल, लेस देन 50% द वॉल्यूम ऑफ हेमिथोरैक्स, ठीक है, देयर इज नो ब्रेथलेसनेस एंड देयर इज नो अंडरलाइंग लंग डिजीज. बट इफ लार्ज स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो गए हैं, मोर देन 50% केसेस में ब्रेथलेसनेस डेवलप हो जाती है, तो some guidelines recommend reducing the size by aspiration or insertion of chest tube. chest tube पास की जाती है लंग में और जिसकी वजह से क्या किया जाता है, पेशेंट को एक इंसर्ट की जाती है नीडल जो कि कनेक्ट होती है 3-वे टैप के साथ और उससे एयर को जो है वो रिमूव किया जाता है, ठीक है. दिस इज द मैनेजमेंट. रिकरेंट अगर बार बार हो जाती है pneumothorax, तो it occurs more than twice. It should be treated with obliteration of pleural space by प्लूरोडिसिस, केमिकल और सर्जिकल. अगर बार बार प्लूरा में एयर चली जाती है तो एक प्रोसीजर होता है जिसे प्लूरा की
जो इनर साइड होती है जो कि फेस करी होती है टुवर्ड्स द लंग, उसको सील कर दिया जाता है बाय द केमिकल और सर्जिकल मेथड से। ठीक है, तो हमने क्या क्या कवर किया? प्लूरल एफ्लूएंट हो गई, एम्पाइमा एंड निमोथोरेक्स। ये आपने इसको डिटेल में इस लेक्चर से ही पढ़ लें, इस लेक्चर में बहुत डिटेल दी हुई है जितनी हमें रिक्वायर्ड है। जो जो मैनेजमेंट प्लान्स हैं, जो कि जो कॉजेज हैं और डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं, वो आप यहीं से कर लें। अब आ गया जो अगला टॉपिक, दैट इज रिब केज डिफॉर्मिटीज। ठीक है, रिब केज जो है उसकी क्या क्या डिफॉर्मिटीज हो सकती है? पेक्टिस एक्सकेवेटम है, पेक्टिस कैरिनेटम है। दिस पिक्चर शोज द पेक्टिस कैवेटम एक्सकेवेटम, जिसमें स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती है, बाय बर्थ होती है। इसमें कोई भी डिजीज इन्वॉल्व नहीं है। इसमें क्या होता है, जो इंटीरियर थोरेसिक वॉल होती है वो इस तरह इनवर्ड जो है वो गई हुई होती है। ठीक है, ये स्टर्नम और रिब केज की डिफॉर्मिटी होती है। एंड संकन अपीयरेंस ऑफ द चेस्ट होती है, एंड इट कैन आइदर बी प्रेजेंट एट बर्थ और डेवलप आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे भी डेवलप हो सकती है और एट बर्थ भी ये प्रेजेंट हो सकती है। दिस कंडीशन, जैसे ही ये पिक्चर आपके सामने आए तो आप फौरन से इसको डायग्नोज कर लें दैट दिस इज द रिब केज डिफॉर्मिटी कॉल्ड पेक्टिस एक्सकेवेटम। ठीक है, पेक्टिस एक्सकेवेटम कैन इम्पेयर कार्डियक और रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड कॉज पेन इन चेस्ट एंड बैक। अब आपको पता है एक नॉर्मल चेस्ट का जो कॉन्टूर होता है, ये एक नॉर्मल शेप होती है, उसकी वजह से अंदर जो लंग्स हैं, हार्ट है, वो नॉर्मली अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। बट अगर इतनी इनवर्ड स्टर्नम जो है वो संकन स्टर्नम होगी, या रिब केज जो है वो इनवर्ड जो है वो गया हुआ होगा, उसकी वजह से समटाइम जो कार्डियक और रेस्पिरेटरी फंक्शंस है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं पेशेंट में हो सकते और चेस्ट पेन्स डेवलप हो जाती है। ठीक है, बैक में भी पेन हो जाती है। नाउ दिस इज अनदर कंडीशन। उसके ऑपोजिट जो कंडीशन है, जब रिब केज इस तरह आउटवर्ड मूव की होती है, दैट इज पेक्टिस कैरिनेटम, पिजन चेस्ट भी इसे कहते हैं, and it is a malformation of chest characterized by protrusion of sternum and ribs, usually develops with normal heart and lungs, but the malformation may prevent these from functioning optimally. ठीक है, तो ये क्या है? पेक्टिस कैरिनेटम है, जिसको हम पिजन चेस्ट भी कहते हैं। और इस तरह की चेस्ट में पेशेंट को जो है बहुत ज्यादा सांस लेने में एक्सेसरी मसल्स का भी बाज़ यूज करना पड़ता है, और ड्यूरिंग स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो अभी तक हमने पढ़ ली। प्लूरल एफ्लूएंट हो गया, एम्पाइमा हो गया, निमोथोरेक्स हो गया, एंड रिब केज डिफॉर्मिटीज हो गई। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये हम मिसलेनियस ड्रग्स पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ स्पेसिफिक बहुत बड़ी ड्रग नहीं है। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर क्या होता है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर क्या है, और डिफरेंट जो ट्रॉमेटिक इंजरीज हो जाती हैं रिब्स की, लंग्स की, वो किस तरह से होती हैं, एंड दीज आर ऑल अबाउट दिस। ठीक है, नाउ व्हाट इज टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टाइप 1 और टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है वाइवा का। मैं अभी बता दूं, हर बच्चे से पूछूंगी कि व्हाट इज टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, और उसमें क्या क्या बॉडी में कंसंट्रेशंस होती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, क्या क्या जो है वो अंडरलाइंग पैथोलॉजीज होती हैं, रीजंस क्या होती हैं, कॉजेज क्या होते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है, इट इज एक्यूट हाइपोक्सीमिक फेलियर and partial pressure of carbon dioxide is normal or low, but partial pressure of oxygen is reduced. There is hypoxemia but no hypercapnia. सबसे पहले अगर हम ABGs की रिपोर्ट, आर्टीरियल ब्लड गैसेस की रिपोर्ट देख लें, तो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो कम होती है, लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, बट कार्बन डाइऑक्साइड को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये या तो नॉर्मल होगी या लिटिल बिट डिक्रीज होगी। ठीक है, तो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में पीएच भी नॉर्मल होती है, बाइकार्ब्स भी नॉर्मल होते हैं, सिर्फ इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन डिक्रीज होती है। एंड व्हाट आर द कॉजेज? इफ देयर इज सिवियर ब्रोंकियल एस्थमा, ठीक है, एक्यूट एक्सरसेपेशन ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस, निमोनिया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ठीक है, एंड न्यूमोथोरिक्स। अब ये सब वो जो डिजीजेस हैं, इन डिजीजेस में टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। ठीक है, और टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर होता कब है? उन डिजीजेस में जो डैमेज करती हैं लंग टिश्यूज को। लंग के टिश्यूज में, ब्रोंकियल एस्थमा में भी लंग टिश्यूज डैमेज होते हैं, सीओपीडी में, निमोनिया में। सीओपीडी में जो दो ड्रग्स आती हैं, दो डिजीजेस आती हैं, दैट आर ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। ब्रोंकाइटिस में क्या होती है? ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवेज,
एंड एम्फाइसीमा में डायलिटेशन हो जाती है एयरवेज की, ठीक है, और लंग टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाता है, सर्फेक्टेंट लॉस हो जाते हैं, ठीक है, और लंग टिश्यू डैमेज हो जाता है। इसी तरह नमूनिया में निमोनिक पैचेस हो जाते हैं और लंग टिश्यू डैमेज हो जाता है। तो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में याद रखें कि दिस हैपेंड इन द डिजीजेस with diseases that damage the lung tissue, ठीक है, these are the causes of type 1 respiratory failure। इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगी बट कार्बन डाइऑक्साइड सेम रहेगी, पीएच सेम रहेगी और बाइकार्ब सेम रहेंगे। नाउ आपने ट्रीटमेंट कैसे करनी है? ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज, एस्थमा है या सीओपीडी है या जो भी ये डिजीजेस, निमोनिया है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, आप इसको ट्रीट करेंगे। ऑक्सीजन सैचुरेशन आप देंगे पेशेंट को, ऑक्सीजन हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, ओरोनेजल मास्क से ट्रेकियल इंट्यूबेशन कर देंगे और मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। ओपीएट्स देंगे टू रिलीव द पेन इन द डिफरेंट कॉजेस, ठीक है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर जो है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह एलिवेट हो जाती है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है। मींस के टाइप 1 में सिर्फ हमें एक प्रॉब्लम था कि उसमें सिर्फ हाइपोक्सीमिया हो गया था, सिर्फ ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गई थी, लेस देन 60 हो गई थी, बट देयर इज नो चेंज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, देयर इज नो चेंज इन द बाइकार्ब, देयर इज नो चेंज इन द पीएच ऑफ द बॉडी। बट इन टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर देयर आर टू प्रॉब्लम्स अकर्ड। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशंस कब होती हैं? जब जो है ये डिजीजेस होंगी, सीओपीडी अगर बहुत सिवियर हो गई है, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन द मेडुला बाय नारकोटिक्स और सेडेटिव्स, पेशेंट ने इतनी ज्यादा नारकोटिक्स ले ली, इतनी ज्यादा जो नींद की गोलियां होती हैं, ठीक है, वो उसने ले ली, ठीक है, जिसकी वजह से उसका रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो गया, ठीक है, एग्जॉस्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। पेशेंट एस्थमा का पेशेंट है, वो इतना सिवियर एस्थमा का पेशेंट है कि वो बहुत ज्यादा जब जो है वो फोर्सफुली ब्रीथ कर करके उसके जो मसल्स हैं वो फटीग हो गए, तो दैट कैन लीड टू टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। इसी तरह से गुलियन-बारे सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। रिब फ्रैक्चर्स में पेशेंट जो है वो प्रॉपर्ली सांस नहीं ले सकता क्योंकि रिब्स का फ्रैक्चर होता है और चेस्ट की एक्सपेंशन में उसे पेन होती है, तो पेशेंट जो है वो ब्रीथ नहीं करता नॉर्मली। तो दिस कंडीशन इज आल्सो लीड टू टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। एंड इनहेल्ड फॉरेन बॉडी, कोई फॉरेन बॉडी जो है वो सांस की नाली में चली गई है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल नहीं हो सकती, तो दिस कैन लीड टू टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो डिक्रीज हो जाती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो हाई हो जाती है, पीएच लो हो जाती है। ऑब्वियसली जब भी बॉडी में हाइपरकैप्निया होगा, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन लेवल हाइड्रोजन लेवल ज्यादा हो जाएगा, तो पीएच लो हो जाएगी, एसिडिक पीएच हो जाएगी। इसी तरह से बाइकार्ब जो है इसमें भी नॉर्मल रहते हैं। नाउ हाउ टू मैनेज द पेशेंट? ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज, मैकेनिकल वेंटिलेशन दी जाती है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को जो है ना मेंटेनेंस ऑफ एयरवेज किए जाते हैं, रेगुलर सक्शन, और फ्रीक्वेंट जो है वो चेस्ट फिजियोथेरेपी की जाती है पेशेंट की। मोस्ट कॉमन कॉज इज एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ सीओपीडी। आपने कॉज को ट्रीट करना है, जो भी कॉज है उसका, एस्थमा है उसको ट्रीट करें, ठीक है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स ने इन द केस ऑफ इन्फेक्शंस। ऑक्सीजन के लिए आप हाई फ्लो ऑक्सीजन उसको नेजल मास्क से उसको दें, ठीक है। तो इस तरह से आपने पेशेंट को ट्रीट करना होता है विद दिस। नाउ अनदर टॉपिक, मिसलेनियस डिजीजेस पढ़ रहे हैं, चेस्ट इंजरी एंड चेस्ट ट्रॉमा। चेस्ट ट्रॉमा, चेस्ट को किसी किस्म का भी ट्रॉमा जो हो सकता है, चेस्ट इंजरीज होती हैं, वो किस किस तरह से हो सकती हैं? अगर कोई एक्सीडेंट्स हो गए हैं, हिस्ट्री ऑफ फॉल है, पेशेंट के रिब फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। इसी तरह से चेस्ट इंजरीज जो होती हैं वो 25% डेथ्स का कॉज होती हैं, जो ट्रॉमेटिक इंजरीज होती हैं, ठीक है। मोटर व्हीकल से कोई इंजरी हो गई, पेशेंट जो है आरटीएस होते हैं जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, ये स्टैब इंजरीज होती हैं, किसी ने स्टैब कर दिया, ठीक है, जैसे चाकू लगने से, पेनिट्रेटिंग इंजरीज इन्हें कहते हैं। तो दीज आर ऑल द चेस्ट इंजरीज एंड चेस्ट ट्रॉमास। आप क्लासिफाई कैसे करते हैं? अगर इंजरी हो जस्ट चेस्ट वॉल को, चेस्ट वॉल की कंट्यूजन से हेमाटोमस बन जाए, ठीक है। रिब फ्रैक्चर्स, फ्लेल चेस्ट क्या होती है? ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें जो रिब्स होती है ना वो दो दो जगह से टूटी हुई होती है, ठीक है। और पेशेंट की जो चेस्ट का एक नॉर्मल काउंटर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जो बेसिकली रिब केज होता है ना वो ब्रेक हो जाता है ड्यू टू ट्रॉमा,
ठीक है, और पेशेंट जो है वो नॉर्मली उसकी चेस्ट की मूवमेंट्स नहीं होती, चेस्ट में पेन होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। स्टर्नल फ्रैक्चर, ये जो स्टर्नम है आपकी मेन बोन जो सेंटर ऑफ द चेस्ट में है, अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्चर्स हो जाते हैं या फ्रैक्चर्स ऑफ शोल्डर गर्डल हो जाता है, ठीक है, तो दीज आर ऑल द इंजरीज, चेस्ट इंजरीज। ठीक है, ये चेस्ट इंजरीज दिखाई हुई है। फ्लेल चेस्ट में इस तरह से रिब्स के जो है फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, ठीक है, और समटाइम फ्लेल चेस्ट में जो है दो दो जगह से फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिब्स जैसे आप ये समझो कि एक पूरा एक उसका जो एनाटॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो चीज ऐसे एक बोन पड़ी हुई है, तो उसकी मूवमेंट भी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी और ब्रीदिंग मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। पेन की वजह से पेशेंट जो है वो ब्रीद ही नहीं करेगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ चेस्ट इंजरीज में पल्मोनरी इंजरीज हैं, पल्मोनरी कंट्यूजन्स होती हैं। व्हाट आर पल्मोनरी कंट्यूजन्स? पल्मोनरी कंट्यूजन्स और लंग कंट्यूजन्स, ब्रूजिंग डेवलप हो जाती है लंग्स पे चेस्ट ट्रॉमा की वजह से, और डैमेज कैपिलरीज का हो जाता है, ब्लड एंड अदर फ्लूइड्स एक्यूमुलेट इन द लंग टिश्यू, तो दीज आर द कंट्यूजन्स। ठीक है, ब्रूजेस बन जाते हैं। इसी तरह पल्मोनरी लेसरेशंस, निमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स, निमोथोरेक्स, ठीक है, ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाती है आउटर प्लूरा में, चेस्ट वॉल में, बिटवीन द लंग एंड चेस्ट वॉल। ठीक है, कुछ कार्डियक इंजरीज होती हैं, कार्डियक टेम्पोनेट्स होते हैं, इसी तरह कार्डियक कंट्यूजन्स होती हैं। व्हाट आर कार्डियक टेम्पोनेट्स? Cardiac tamponade is basically a serious medical condition in which the blood or fluid fill the space between the sac that encases the heart and heart muscles. ठीक है, हार्ट मसल्स और हार्ट के दरमियान का जो एक सैक होता है, वहां पे क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाती है फ्लूइड के, ब्लड की, और ये एक्सट्रीम प्रेशर जो है वो हार्ट पे अप्लाई करती है, जिसकी वजह से हार्ट जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, एक्सपैंड नहीं हो पाते वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो दीज आर द कार्डियक इंजरीज। ये कार्डियक इंजरीज भी ऑब्वियसली चेस्ट इंजरीज में ही आती हैं, लंग इंजरीज भी, ट्रॉमा जो है ट्रॉमेटिक इंजरीज में। इसी तरह अगर जो है इंजरीज टू द एयरवेज हो जाए, ट्रेकियो ब्रोंकियल जो है टियर हो जाए, ब्लड वेसल्स की इंजरीज भी आती हैं कार्डियक इंजरीज में, ट्रॉमेटिक एओर्टिक रप्चर हो गया, थोरेसिक एओर्टिक रप्चर है, एसोफेजियल इंजरीज हैं जो एसोफेगस है, डायफ्रामेटिक इंजरी है जो डायफ्राम है इन द लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट मसल फॉर रेस्पिरेशन है। नाउ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। Most blood injuries are managed with relatively simple interventions like tracheal intubations and mechanical ventilation and chest tube insertion. आपने डायग्नोज पहले करना है इंजरी को कि अगर तो चेस्ट इंजरी हुई है वो किस लेवल पे हुई है। अगर तो वो प्लूरल एफ्यूजन है तो आप उसको एस्पिरेट कर लें, निमोथोरेक्स है तो उसको आपने जैसा वाइड बोर्ड नीडल से एयर को ड्रेन कर लेना है। अगर तो ट्रेकिया जो है यहाँ पे इंजरी हुई है तो आप ट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन आप करवा सकते हैं, पेशेंट खुद ब्रीथ नहीं कर पा रहा, वेंटिलेटर पे डाल दें पेशेंट को। ठीक है, सीटी स्कैन करवाया जाता है टू डायग्नोज द डिजीज। ठीक है, कि क्या इंजरीज को डायग्नोज करने के लिए सीटी स्कैन इज अ वेरी एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन। पेनिट्रेटिंग इंजरीज ऑफन रिक्वायर सर्जरी। ठीक है, पेनिट्रेट, जाहिर है पेनिट्रेटिंग इंजरीज है, अगर किसी को स्टैब लगा है या किसी को चाकू लगा है, बहुत पेनिट्रेटिंग इंजरी है, तो उसके लिए सर्जरी इज अ बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, उस जगह पे जहां जहां वो रिपेयर की जरूरत है तो वहां पे सर्जरी जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसमें जितनी टर्मिनोलॉजीज हैं ये सारे वाइवा वॉइस क्वेश्चंस हैं। प्लूरल एफ्यूजन क्या होता है, निमोथोरेक्स क्या होता है, कॉजेज क्या हैं, एम्पाइमा बताएं क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से ये जो हमने एंड पे चेस्ट इंजरीज पढ़ी हैं इसमें कार्डियक इंजरीज के नाम बता दें। ठीक है, फ्लेल चेस्ट क्या होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 1 टाइप 2 क्या है, उसमें क्या क्या एबीजीज की फाइंडिंग्स बता दें जो आर्टीरियल ब्लड गैसेस होती है। तो दिस लेक्चर इज completely important and very very, आप ये समझ लो कि पूरे जो एक वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं ना वो इस लेक्चर में से बन सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने दूसरी डिजीजेस पढ़ी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एसएलई है, तो वो एक टॉपिक है जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, बट दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये लेक्चर अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो वो बहुत इजी आंसर कर सकता है क्वेश्चंस का। ये आपने सारा लेक्चर पढ़ लेना है। ठीक है, और आज इंशाल्लाह रात को 8 PM पे आपका क्विज है, 8 to 9 आपके पास टाइम होगा उसको ओपन करने का और आपने वो अच्छे से परफॉर्म करना है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई सबको? मैम कितने एमसीक्यूज होंगे? 20।
पहले मैंने 25 बनाने थे, लेकिन मैंने 20 इसलिए बनाए क्योंकि वो सिनेरियोस काफी बड़े थे, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़कर और आंसर करो, क्लिक करो राइट आंसर पे, ठीक है। और टाइम पीरियड मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। पहले मैंने सोचा था 25 एमसीक्यूज होंगे और 30 मिनट्स दूंगी, लेकिन मैंने अभी आपको 20 एमसीक्यूज दिए हैं, और जो टाइम आपके पास होगा ना उसको अटेम्प्ट करने का वो 30 मिनट्स है, ठीक है। समझ आ गई सबको? Yes, ma'am. Thank you. ये अटेंडेंस लगवा लें। अबीहा तारिक, Present. एमन अफजल, Present. एमन फातिमा, Present, ma'am. एमन खान, Present. अलीन खान, अलीन खान, आमना सत्तार, Present, ma'am. अक्सा खान, Present, ma'am. अक्सा वजीर, अरीज फातिमा, अरीशा यूनस, Present. अरूज फातिमा, Present, ma'am. आसमा मकसूद, Present, ma'am. आतिका रहमान, ईशा तो रादिया, Present, ma'am. फरीहा नूर, Present, ma'am. फातिमा अजहर, Present. फातिमा जावेद, फातिमा नईम, Present, ma'am. फातिमा नजीर, Present, ma'am. सीन इरफान, Present. हादिया शिफात, Present. हाफिजा इकरा नूरीन, Present, ma'am. आशरा नोमान, Present. आशा आजम चौधरी, Present. हया खान, इफ्रा हबीब, Present, ma'am. इफ्रा फातिमा, Present. इरम अकमल, इरम मुनीर, इज्जा अरशद, Present. कंवल तनवीर भट्ट, कशफ नजीर, Present, ma'am. साहिबा जिया, Present, ma'am. माहीन मरियम, Present, ma'am. मायरा हफीज, मलाइका अजहर, Present. मरियम गौरी, Present, ma'am. आर्या रऊ, मारवी शहबाज, Present, ma'am. महरीन बुखारी, Present. नाहिल फातिमा, Present. बुशरा अकबर, नमरा रियाज, Present, ma'am. तालिया मानन, Present. 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 लैन, Present. रुबाब जहांगीर, Present, ma'am. रिहा मुश्ताक, Present. रिफ्का जमशेद, Present, ma'am. शाह मुबारक, Present. शाह सुहेल बाजवा, Present. रहमा शबीर, सबा हसनैन, Present, ma'am. सादिया इकबाल, समन असगर, Present, ma'am. समन साकिब, समरा तारिक, Present. सना सलीम, सहर जहीर, Present. शाफिया बाबर, Present, ma'am. हामजा, शहजल मुश्ताक, Ma'am, Saman Saqib present. जी, सना, Shazam Mushtaq present. ओके, सैयदा अनुषा अली, Present, ma'am. सैयदा रिदा बतूल, Yes, ma'am. Present. रीम अकरम, Present. मोहम्मद शकील, Present. मिस उमा,
Present. उरूज फातिमा, Present. ज़ैनब शाहिद, जीना एहसन। Present. बच्चे किसने हैंड रेस किया हुआ है? किनकी रह गई ये अटेंडेंस? Ma'am, Saman Sakib. समन, Myra. मायरा हफीज, ओके। Yes. और किसकी रहती है बच्चों? Ma'am. Shanzi ki और अरीज फातिमा, ठीक है। और Ma'am Shanza की इसका माइक नहीं हो रहा अनम्यूट, Ma'am Shanza. ओके ठीक है। और तो किसी की नहीं रहती? Ma'am Iram Akmal. इरा मुनीर, ठीक है। इरा अकमल, ओके Yes ma'am. Iram Akmal. ठीक है Ma'am जी Sana बच्चों। Sleen. सना आपकी लग गई आई थिंक, सना सलीम, ओके ठीक है जी। ओके बच्चों, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्विज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। Thank you. Allah Hafiz.